Hi everyone, welcome back to PWIT JAM and CSIRNet. I am Radhika Gandhi and we are studying thermal physics जिसमें हम already kinetic theory complete कर चुके हैं and हमारा thermodynamics का part चल रहा है। and last session में हमने सब कुछ देखा था कार्नोट इंजन के बारे में कि हीट इंजन क्या होता है, फिर कार्नोट इंजन कैसे आया था, उसकी पूरी हमने स्टोरी देखी थी। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। तो एंट्रोपी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है थर्मोडाइनामिक्स का। तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है ये सब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंट्रोपी होता क्या है एंड इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी एंड ये कैसे पिक्चर में आया था। उसके बाद हम देखेंगे कि एंट्रोपी डिफरेंट प्रोसेसेस में कैसे चेंज होती है। मतलब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं। हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सभी के केस पे हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे। एंड सो नेक्स्ट हम देखेंगे एंट्रोपी चेंज इन कन्वर्जन प्रोसेस। कन्वर्जन प्रोसेस मतलब जब हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्विच करता है, या आप कह सकते हो फेज ट्रांजिशन वाला जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे हमारी एंट्रोपी में क्या चेंज आता है वो हम देखेंगे। एंड देन वी विल हैव अ लुक एट टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो जैसे हमने कार्नोट साइकिल में प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम देखा था जो कि वर्क को डिपिक्ट करता है, उसी तरह से हम देखेंगे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है हम उसके बारे में जानेंगे। एंड देन आफ्टर ऑल ऑफ दिस वी विल हैव अ लुक एट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स कैसे उसको हमने मॉडिफाई किया है आफ्टर स्टडिंग एंट्रोपी। तो जब हमने कार्नोट साइकिल देखा था वहाँ से एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की स्टेटमेंट आती है जो कि हीट ट्रांसफ़र के ऊपर होती है कि हीट जो है या फिर थर्मल एनर्जी जो है वो अपने आप से कोल्ड रेजर्वोयर टू हॉट रेजर्वोयर नहीं मूव कर सकती। ये एक वर्जन कह सकते हो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स बताने का। बट आफ्टर एंट्रोपी क्या कहता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, हम वो देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले एंट्रोपी होती क्या है। सो एंट्रोपी को समझने के दो तरीके हैं। एक तो है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो वो होती है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एंड जिस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकते हैं हम उस तरीके से एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते। सो एंट्रोपी सिर्फ एक मैथमेटिकल डिवाइस है, वो हम देखेंगे अभी कि कैसे पिक्चर में आया था। और एक तरीका है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो बात है एंट्रोपी के बारे में वो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। एंड बिकॉज अभी हम थर्मोडाइनामिक्स की बात कर रहे हैं सो वी विल स्टिक टू द मैक्रोस्कोपिक पिक्चर कि एंट्रोपी क्या है। तो सबसे पहले अब हम सभी को पता है कि कार्नोट साइकिल क्या होती है, तो हम पहले कार्नोट साइकिल की टर्म्स में कोशिश करते हैं एंट्रोपी डिफाइन करने की। सो दिस इज योर पीवी डायग्राम। सो दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास कोई दो कार्नोट साइकिल्स हैं तो सबसे पहले हमारे पास लेट्स से ए से बी पे गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू, उसके बाद बी से सी, उसके बाद सी टू डी, जो हमारी नॉर्मल कार्नोट साइकिल होती है। फर्स्ट होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन यू हैव एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद वापस स्टेट पे जाने के लिए क्या करना होता है, कंप्रेशन। सो आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो दिस इज योर डी। अब हम बिकॉज दो कार्नोट साइकिल्स ले रहे हैं सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, सो अब दो कार्नोट साइकिल्स लेने का क्या मतलब है, मतलब जब हम हीट Q1 इधर प्रोवाइड कर रहे हैं एट सम टेम्परेचर T1, यहाँ पर ये वाली कार्नोट साइकिल कुछ वर्क परफॉर्म करेगी, इट कैन बी W1। उसके बाद जो हीट रिजेक्ट होगी वही हीट हमारी दूसरी कार्नोट साइकिल एब्जॉर्ब कर रही है एट टेम्परेचर T2। सिमिलरली अब ये जो कार्नोट साइकिल है ये भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट इजेक्ट करेगी। सो दैट इज Q3 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो गई है एट टेम्परेचर T3। अब हमारे पास ये दो कार्नोट साइकिल्स है। तो अगर हम फर्स्ट कार्नोट साइकिल की बात करें फ्रॉम, हमारे पास है A B C D E एंड F। अगर हम A B C D कार्नोट साइकिल की बात करें
हमारे पास कार्नोट साइकिल के केस में क्या रिलेशन होता है हीट एंड टेम्परेचर का, दैट Q1 बाय Q2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2। ये होता है हमारा कार्नोट साइकिल के केस में रिलेशन हीट और टेम्परेचर का। सिमिलरली अगर हम दूसरी कार्नोट साइकिल में बात करें विच इज CDEF, या इस केस में अगर हम बात करें तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या होगा, Q2 बाय Q3, बिकॉज इस केस में Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है एंड Q3 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है। सो दिस इज इक्वल्स टू T2 बाय T3। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ओके, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट Q1 बाय T1 इज इक्वल्स टू Q2 बाय T2, एंड यहाँ पर हम भी सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, दैट Q2 बाय T2 इज इक्वल्स टू Q3 बाय T3। अब इन दोनों रिलेशंस को अच्छे से देखो, एक तो ये रिलेशन और एक ये रिलेशन। यहाँ पर क्या चीज़ हमें ऑब्जर्व करने को मिल रही है कि Q1 बाई T1 किसके इक्वल था, Q2 बाई T2। नाउ Q2 बाई T2 इज इक्वल्स टू Q3 बाई T3। मतलब जो रेशो है हीट की एट जो भी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब हुई है या रिजेक्ट हुई है, जो इसकी जो रेशो है वो कांस्टेंट है। अब ये जो रेशो है यहीं से आता है हमारा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। सो Q बाई T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज ये जो क्वांटिटी है ये हमारी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, एंड इसी को हमने नाम दिया चेंज इन एंट्रोपी। एंड इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट ds इज इक्वल्स टू dq बाय t, जहाँ पर dq एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज है हीट में जो कि एब्जॉर्ब हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है हमारे केस में। ओके, अब ये जो एंट्रोपी है ये एक स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। एंड हम एक चीज़ और नोट करने वाली है, दैट हमने क्या कहा है, दैट ds इज इक्वल्स टू dq बाई टी, जहाँ पर हीट जो है वो पाथ फंक्शन होता है, वो स्टेट फंक्शन नहीं होता। अब आप ये नॉर्मल चीज़ है, आप सोचोगे कि पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन के कैसे इक्वल हो सकता है। अब एक चीज़ होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पर जो 1/t है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, जो कि हमारे पाथ को स्टेट फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। एक तरीके से आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो। सो योर एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, वो सिर्फ आपकी स्टेट पे डिपेंड करता है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे एंड उन सिस्टम्स में हमारी एंट्रोपी कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस हम सभी को पता है, जो कॉमन एग्जाम्पल है वो कार्नोट साइकिल का ही है। तो पहले हम कार्नोट साइकिल में देखते हैं कि हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। सो दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, एंड कार्नोट साइकिल क्या होती है, सबसे पहले हमारी स्टेट P1 V1 T12 P2 V2 T1, बिकॉज आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है यहाँ पर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एंड देन हमारे पास होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, वहाँ से हमारा टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, P3 V3 T1 से T2 आ जाता है। देन हम करवाते हैं कंप्रेशन, तो हमारी स्टेट आ जाती है P4 V4 T2 एंड देन एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये होती है हमारी कार्नोट साइकिल। अब इसके केस में हम देखते हैं कि हमारी एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा। एंड वन मोर थिंग, हमारी जो कार्नोट साइकिल है दैट इज अ रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल प्रोसेस तो है एंड साइक्लिक प्रोसेस भी है, रिवर्सिबल साइकिल है ये हमारी। ओके, अब हमें क्या देखना है कि चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पर हमारे वर्किंग सब्सटेंस ने कुछ हीट एब्जॉर्ब की थी Q1 अमाउंट, एंड Q2 अमाउंट की जो हीट है वो रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं, पहले हम A to B की बात करते हैं। सो इसको हम लेबल कर लेते हैं A B C एंड दिस इज D। सो डेल्टा S1, अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं, डेल्टा S1 क्या होगा, बिकॉज डेल्टा S1 इज इक्वल्स टू dq बाई टी। अब dq क्या है, dq क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय आवर सिस्टम, वो कितनी है Q1।
तो ये क्या हो जाएगा Q1/T1 बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन था एट टेम्परेचर T1 पे हमारे सिस्टम ने अब्जॉर्ब किया था, सो Q1/T1। उसके बाद क्या दूसरे प्रोसेस में क्या होगा BC में, जो कि हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में जो हीट है, चेंज इन हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट तो होता ही नहीं है बिकॉज एडियाबेटिक है, DQ 0 होता है, तो हमारी जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली CD में, CD क्या होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में डेल्टा S3 ये क्या हो जाएगा, अब हीट रिजेक्ट हो रही है, कितनी अमाउंट रिजेक्ट हो रही है Q2 अमाउंट, तो उसी अमाउंट से चेंज आएगा हमारी हीट में, सो Q3/T2। अब टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था एट T2 की हम बात कर रहे हैं। अब देखो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है वो रिजेक्ट हुई है, तो ये जो हीट का हमने कन्वेंशन पढ़ा था कि हीट अगर एब्जॉर्ब करता है सिस्टम तो वो पॉजिटिव होता है, अगर हीट रिजेक्ट होती है तो वो नेगेटिव होता है, सो ये हमारा नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर हम DA की बात करें, DA के केस में हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। अगेन एडियाबेटिक चेंज इन हीट इज 0 बिकॉज कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है हमारे एडियाबेटिक के केस में, सो डेल्टा S4 क्या हो जाएगा 0। अब हमें टोटल चेंज देखना है, तो हम क्या करेंगे, DS किसके इक्वल होगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4। अब यहाँ पर डेल्टा S2 एंड डेल्टा S4 तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है बिकॉज एडियाबेटिक था हमारा सिस्टम, तो DS क्या आ गया डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S3 एंड इसकी क्या वैल्यू थी Q1/T1 एंड डेल्टा S3 था Q3/T3 विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज हीट रिजेक्ट हो रही थी। तो ये है हमारा चेंज इन एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल सिस्टम। वन मोर थिंग, सो यहाँ पर Q2/T2 था, सॉरी। अब देखो कार्नोट साइकिल के केस में, फॉर कार्नोट साइकिल हमें रिलेशन पता है टेम्परेचर और हीट का, वो क्या होता है दैट Q1/T1 इज इक्वल्स टू Q2/T2। अब मतलब क्या हो गया, जो DS है वो तो 0 आ गया, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज 0। किस केस में, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के केस में। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस था मतलब स्टेट सेम रहेगी, इनिशियल स्टेट भी वही थी, फाइनल स्टेट भी वही थी। अब बिकॉज एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, हमें यहीं से सोच लेना चाहिए था कि हमारा चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा। ओके, अभी बिकॉज हमने एंट्रोपी का चेंज देखा है कार्नोट साइकिल के केस में, तो ये तो था एक नॉर्मल केस कि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है। अब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, या वॉल्यूम कांस्टेंट है, या फिर एडियाबेटिक सिस्टम है। अब हम उन डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करेंगे, बट हम सिर्फ रिवर्सिबल की अभी बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल पे हम अभी आएंगे, बट पहले हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक के केस में हमें डायरेक्टली पता है कि हमारा जो DQ है, जो एक्सचेंज ऑफ हीट है, वो डायरेक्टली 0 होता है। एडियाबेटिक सिस्टम की डेफिनेशन ही यही होती है। तो और हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है दैट DS इज इक्वल्स टू DQ/T, यही होता है हमारा चेंज इन एंट्रोपी। अब बिकॉज हमारा चेंज इन हीट ही 0 है, तो मेरा एंट्रोपी चेंज भी क्या हो जाएगा 0, मतलब एंट्रोपी चेंज नहीं होती एडियाबेटिक के केस में। एंड उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जहां पर हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो हमने डिफरेंट प्रोसेसेस ऑलरेडी पढ़े हैं। जब टेम्परेचर फिक्स हो हम उसे आइसोथर्मल कहते हैं, वॉल्यूम फिक्स हो हम उसे आइसोकोरिक कहते हैं, जब एंट्रोपी फिक्स हो हम उसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, दैट योर S इज कांस्टेंट। तो एडियाबेटिक के केस में तो काफ़ी इजी था कि एक्सचेंज ऑफ हीट होता ही नहीं है, तो चेंज इन एंट्रोपी नहीं होगा। और कौन से प्रोसेस होते हैं हमारे पास, नेक्स्ट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब फर्स्ट थिंग क्या आती है आइसोथर्मल सुन के, कि टेम्परेचर तो फिक्स्ड है, ओके। अब उस सिस्टम में हमें चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है।
सो ds इज इक्वल्स टू dq बाई टी। ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसको हम बाहर ही ले लेते हैं दैट, तो ds क्या हो जाएगा 1 बाई टी इंटू डी क्यू। अब dq क्या है, चेंज इन हीट है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाई टी Q1 माइनस Q2। अब जो Q1 माइनस Q2 है, अगर हम किसी साइकिल की बात करें तो वो वर्क डन ही बताता है। सो ds इज इक्वल्स टू W बाय टी, मतलब जितना वर्क डन हुआ है। एंड वर्क डन कितना हुआ था आइसोथर्मल के केस में, ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स में पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या कहता है दैट dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। एंड अगर टेम्परेचर जीरो होता है, मतलब नॉट टेम्परेचर जीरो, दैट dt अगर जीरो होता है, चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो होता है, तो हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो होता है। ठीक है, तो dq इज इक्वल्स टू dw। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हमने जो वर्क डन कैलकुलेट किया था वो क्या आया था nRT log ऑफ V2 बाई V1। बस वही वैल्यू हम यहाँ पर प्लग कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी एज nRT log ऑफ V2 बाई V1 एंड डिवाइड बाई T है, तो T कैंसल्स आउट एंड हमारे पास क्या आई चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू दैट nR log ऑफ V2 बाई V1। ये है हमारा चेंज इन एंट्रोपी किसके केस में, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट इज रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सो dV इज जीरो इन दिस केस। अब अगर dV जीरो है मतलब dq इज इक्वल्स टू du, बिकॉज dw जीरो हो जाएगा। अब क्या होता है, जो du है वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, du इज इक्वल्स टू cv dt। ठीक है, मतलब dq भी क्या हो जाएगा cv dt। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है दैट ds इज इक्वल्स टू dq बाई टी। अब यहाँ से देखो, अगर हमारे सिस्टम में फाइनाइट चेंज आएगा तो मतलब टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1 to 2, हमारा सिस्टम किसी 1 स्टेट से 2 स्टेट पे जा रहा है, तो dq बाई टी। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा S। अब जो चेंज इन एंट्रोपी है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 dq बाई टी। अब dq हमें पता है क्या है cv dt, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गया फ्रॉम 1 to 2 cv dt बाई टी। अब डेल्टा S इज इक्वल्स टू cv एंड सिस्टम गोज फ्रॉम 1 to 2 dt बाई टी। अब यहाँ से हमारा चेंज इन एंट्रोपी टेम्परेचर की टर्म्स में आ रहा है cv ln T2 बाई T1। ये है हमारा चेंज इन एंट्रोपी अगर हमारा सिस्टम क्या होता है आइसोकोरिक होता है, मतलब वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होता तो हमारे सिस्टम में जो चेंज इन एंट्रोपी है वो इसके इक्वल होगी। सिमिलरली हमारे पास आइसोबेरिक प्रोसेस भी होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस भी होता है। सो आइसोबेरिक प्रोसेस के केस में क्या होगा, आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर, मींस प्रेशर कांस्टेंट रहता है। उस केस में हमारी चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, ओके। सो चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, ds इक्वल्स dq बाई टी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं दैट डेल्टा S इज इक्वल्स टू, अगर हमारा सिस्टम 1 से 2 पे जा रहा है दैट dq बाई टी, यही होता है। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो dq को हम कैसे लिख सकते हैं cp dt। सिमिलरली इसको बस प्लग कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम गोज फ्रॉम 1 to 2 cp dt ओवर t। यहाँ से हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गया, cp log ऑफ T2 बाई T1। जैसे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट था तो क्या आया था cv log ऑफ T2 बाई T1, प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या आ गया cp log ऑफ T2 बाई T1।
ये तो था रिवर्सिबल प्रोसेसेस के केस में, बट जो नेचुरल प्रोसेसेस अकर होते हैं नेचर में, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि कॉफ़ी का ठंडा होना और भी दूसरे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं। तो हमें एक्चुअल में इरिवर्सिबल के बारे में ज़्यादा अच्छे से देखना है। सो लेट्स हैव अ लुक एट इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हमारा चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम, ठीक है, दो केसेस ले लेते हैं, दो चीज़ें ले लेते हैं। एक तो है हमारे पास कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन जो कि रिवर्सिबल है, जो कि रिवर्सिबल है, और एक हम लेते हैं नॉर्मल हीट इंजन जो कि इरिवर्सिबल है। अब हमें क्या पता है कार्नोट थ्योरम से कि मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होगी, कार्नोट इंजन की होगी। मतलब एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, उसको हम रिवर्सिबल कह लेते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कि नॉर्मल हीट इंजन है। ठीक है, अब एफिशिएंसी होती क्या है कार्नोट के केस में? सो अगर हम सिर्फ हीट की बात करें, हीट की टर्म्स में बात करें, 1 माइनस Q2 बाई Q1, दिस इज ग्रेटर देन 1 माइनस Q2 प्राइम बाई Q1 प्राइम। अब जो Q2 प्राइम है वो हीट रिजेक्ट हो रही है हीट इंजन के केस में, एंड Q1 प्राइम जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। सिमिलरली Q1 एंड Q2 है रिवर्सिबल के केस में। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि बिकॉज अगर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड साइन रिवर्स करेंगे तो ये जो साइन है ये स्विच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट Q2 बाई Q1 इज लेस देन Q2 प्राइम बाई Q1 प्राइम। अब वन मोर थिंग, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है उसको लिख लेते हैं, Q2 प्राइम बाई Q1 प्राइम इज ग्रेटर देन Q2 बाई Q1। अब कार्नोट के केस में क्या होता है कि Q2 बाई Q1 जो है फॉर कार्नोट, Q2 बाई Q1 किसके इक्वल होता है, T2 बाई T1 के। अब अगर हम ये चीज़ यहाँ पर प्लग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास रिलेशन है Q2 प्राइम बाई Q1 प्राइम इज ग्रेटर देन Q2 बाई Q1, राइट। अब ये जो है वो किसके इक्वल है, T2 बाई T1 के। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दैट Q2 प्राइम बाई Q1 प्राइम इज ग्रेटर देन T2 बाई T1। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट Q2 प्राइम बाय T2 इज ग्रेटर देन Q1 प्राइम बाय T1। अब इसे ध्यान से देखो, ये जो हमारा रिलेशन है ये किसके बीच में आया है, ये सिर्फ इरिवर्सिबल के केस में है। हमारा जो कार्नोट इंजन था वो भी टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 के बीच में काम कर रहा था, एंड जो हमारा हीट इंजन था वो भी T1 और T2 के बीच में, जो हीट रिजर्वॉयर है उसका T1 था, कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर T2 हम लेकर चले थे। अब हमारे पास रिलेशन क्या आया है कि Q2 प्राइम बाई T2 इज ग्रेटर देन Q1 प्राइम बाई T1 प्राइम। अब क्या ये स्टेटमेंट क्या डिपिक्ट कर रही है कि Q1 प्राइम बाई T1 माइनस Q2 प्राइम बाई T2 इज ऑलवेज लेस देन 0, मीन्स चेंज इन एंट्रोपी इज लेस देन 0। किसके केस में, इरिवर्सिबल के केस में। रिवर्सिबल के केस में क्या होगा, रिवर्सिबल के केस में क्या होता है, अगर हम रिवर्सिबल साइकिल की बात करते हैं तो उस केस में हमारा जो चेंज इन एंट्रोपी है वो 0 होता है, एंड इस इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लॉसियस इनइक्वालिटी, तो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हमारे पास 3 हीट इंजन्स हैं, तो हीट इंजन्स है मतलब कुछ टेम्परेचर्स पे है, तो ये है 1000 केल्विन टेम्परेचर पे, ये है 500 केल्विन टेम्परेचर पे, एंड ये है हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा और कुछ अमाउंट रिजेक्ट कर देगा। तो फर्स्ट केस में हम लेते हैं कि मान लो अगर ये 100 किलो कैलोरी हीट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है एंड लेट्स से 50 किलो कैलोरी हीट रिजेक्ट कर रहा है, एक केस तो है ये। दूसरा केस हम मान लेते हैं कि सिमिलर हीट इंजन है हमारे पास जो कि जिसका हीट रिजर्वॉयर 1000 केल्विन पे है, वर्किंग सब्सटेंस है, एंड यहाँ पर है 500 केल्विन पे हमारा T2।
सिमिलरली अगेन हम बिकॉज 3 केसेस की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर है वर्किंग सब्सटेंस एंड यहाँ पर है 500 केल्विन टेम्परेचर पे कोल्ड रिजर्वॉयर। ओके, अब ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो है 100 किलो कैलोरी। सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं 100 किलो कैलोरी, बट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी, लेट्स से 75 किलो कैलोरी एंड यहाँ पर लेट्स से 25 किलो कैलोरी। अब इन केसेस में हम चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, हमें क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा एस क्या होता है, dq/t तो होता ही है। अब देखो यहाँ पर हमने एक रिलेशन देखा था दैट q1'/t1 माइनस q2'/t2 शुड बी लेस देन 0। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम सिर्फ वो चेंज कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमें इस इनइक्वालिटी को जनरलाइज करना हो, इस इनइक्वालिटी को हम जनरलाइज कैसे करेंगे, दैट डेल्टा q/t इंटीग्रल इज लेस देन 0। एंड यहाँ पर हम साइक्लिक की ही बात कर रहे हैं, हमारा साइक्लिक इरिवर्सिबल था। वन मोर थिंग, ये तो है सिर्फ इरिवर्सिबल के केस में। अगर हमें इसे पूरा जनरलाइज करना हो, अगर हम इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस का भी रिजल्ट अगर हम यूज़ करें, तो रिवर्सिबल साइक्लिक के केस में क्या होता है, 0 होता है हमारा चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पर इक्वालिटी साइन भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि जो इक्वालिटी साइन है वो सिर्फ रिवर्सिबल को बता रहा है, इनइक्वालिटी का साइन इज फॉर इरिवर्सिबल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बस सिमिलर चीज़ कैलकुलेट करनी है और देखेंगे कि हमारा ये जो प्रोसेस है वो अकर हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर हमें नेचर बताना है इस चेंज का। तो ये क्या होता है, q1'/t1 माइनस q2'/t2, हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, q1' क्या है, 100 किलो कैलोरी हमारे वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की है एट टेम्परेचर 1000 माइनस q2'/t2। q2' कितनी हीट रिजेक्ट हुई है, 50 किलो कैलोरी, कितने टेम्परेचर पे हुई है, 500 पे। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, सो 0.1 माइनस ये भी कैंसिल, सो या 0.1, ये आ रहा है 0। जो चेंज है वो 0 आ रहा है, मतलब ये इस प्रोसेस का जो नेचर है वो रिवर्सिबल साइक्लिक है। जो फर्स्ट प्रोसेस है इसका जो नेचर है दैट इज रिवर्सिबल साइक्लिक। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है हमारे पास, सिमिलरली हम क्या करेंगे, q1'/t1 माइनस q2'/t2। अब q1' क्या है, q1' तो 100 किलो कैलोरी ही एब्जॉर्ब हुई है, एट टेम्परेचर 1000 ही हुई है। अब कितनी इजेक्ट हुई है सेकेंड के केस में, 75 किलो कैलोरी माइनस 75 एट 500 केल्विन टेम्परेचर। अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 माइनस, इसे जब हम करेंगे 25 3 25 20, सो दिस इज, अब ये जो टर्म है ये बड़ी है इससे, तो यहाँ से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव टर्म आएगी। अब नेगेटिव टर्म आने का क्या मतलब है, अब ये जो मेरा चीज़ जो हमने कैलकुलेट किया है वो लेस देन 0 आई है, मतलब ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस में हमारे पास अगेन q1'/t1 माइनस q2'/t2, ये है हमारा थर्ड केस एंड ये था हमारा सेकंड केस। ओके, q1' क्या है, अगेन 100 डिवाइड बाय 1000 माइनस q2', अब थर्ड केस में 25 किलो कैलोरी हीट रिजेक्ट हो रही थी, माइनस 25 बाय एट टेम्परेचर 500 केल्विन, तो ये कैंसिल हो गया, 0.1 माइनस, सो दिस इज 1/20, सो 0.1 माइनस इधर से आ जाएगा 0.05 समथिंग। अब ये तो पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये चेंज जो है वो अकर नहीं होगा,
दिस विल नॉट अकर। तो यहाँ से आपको क्लॉसियस इनइक्वालिटी का मतलब समझ आ गया होगा। क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहता है कि जो चेंज इन हीट है या फिर आप चेंज इन एंट्रोपी कह लो, दैट इज लेस देन 0 फॉर इरिवर्सिबल केसेस। तो अब हम दूसरे प्रोसेसेस की बात करें कि दूसरे प्रोसेसेस में हमारा एंट्रोपी कैसे चेंज होता है। सो नेक्स्ट इज चेंज इन एंट्रोपी इन कन्वर्जन प्रोसेस सिस्टम, कि जब हमारा सो फर्स्ट केस हम वो लेकर चलते हैं जब हम नॉर्मली लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट इज व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर T1 to T2, फ्रॉम T1 to T2। अब इस केस में मेरी चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? अब चेंज इन एंट्रोपी होता क्या है, दैट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू dQ/T फ्रॉम 1 to 2। ये होता है हमारा चेंज इन एंट्रोपी। अब हमारे पास कोई लिक्विड है, लेट्स से कुछ m अमाउंट ऑफ लिक्विड है एंड उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो C है। C इज द स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्रॉम T1 to T2, मतलब dt अमाउंट ऑफ टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए C हमारा स्पेसिफिक हीट डिनोट कर रहा है उस चीज के लिए। सो जो dq है वो क्या होगा? mc dt। तो हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? mc कांस्टेंट हम लेकर चल रहे हैं कि हमारा स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं हो रहा जब हम टेम्परेचर T1 to T2 हीट करवा रहे हैं हमारे सब्सटेंस को, जो कि लिक्विड है हमारे केस में। mc dt अंदर डिवाइड बाय t फ्रॉम 1 to 2। अब यहाँ से चेंज इन एंट्रोपी क्या आ रहा है? mc log ऑफ T2/T1। तो हमारी एंट्रोपी कैसे चेंज होती है? जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं। सो mc log ऑफ T2/T1। अब देखो, अगर मेरा T2 बड़ा है T1 से, अगर हम हीट कर रहे हैं, तो उस केस में मेरी जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ पे दो केसेस हैं। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 मीन्स हीटेड, सिस्टम इज हीटेड, तो मेरी जो चेंज इन एंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी। एंड दूसरा केस क्या है? अगर मेरा सिस्टम कूल डाउन हो रहा है, कूल डाउन खुद से होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा? मेरा जो T2 है वो छोटा होगा T1 से, मतलब कूलिंग डाउन। तो उस केस में मेरी जो चेंज इन एंट्रोपी है वो लेस देन 0 है। अब देखो, ये जो कूलिंग डाउन वाला प्रोसेस है वो खुद से हो रहा है, ठीक है, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, चेंज इन एंट्रोपी लेस देन 0। ओके, अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है? व्हेन जब आपका जो सब्सटेंस है वो स्टेट चेंज कर रहा होता है। सो नेक्स्ट इज चेंज इन एंट्रोपी व्हेन state of change takes place, when change of state takes place, मतलब या तो आपका जो सब्सटेंस है वो सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है या फिर लिक्विड टू गैस जा रहा है। इस तरीके का अगर स्टेट चेंज हो रहा है, उस केस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? तो उस केस में अगेन हमें क्या पता होना चाहिए? हमें बस dq पता होना चाहिए। अब dq क्या होगा? dq होगा ml। m इज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पर जो L हमारी लेटेंट हीट है, मतलब उतनी हीट जो कि रिक्वायर्ड है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, दैट इज योर लेटेंट हीट। तो इस केस में हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? dQ/T। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ml/T, जहाँ पर L क्या है? लेटेंट हीट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। ओके, अब हमने दो केसेस देखे। एक तो जब हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दूसरा केस क्या देखा? टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड स्टेट चेंज हो रही है। अब हम इसका एक फ्यूजन की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके। तो जब आइस मेल्ट होती है वाटर में, हम दूसरा केस लेकर चल रहे हैं। सो आइस मेल्टिंग
एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वो जो आइस मेल्ट हुई है उसको हम हीट प्रोवाइड करके अब स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, देन चेंजेस टू स्टीम, देन चेंजेस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस केस में, इस एग्जाम्पल में हमारी टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? टोटल चेंज इन एंट्रोपी हमें कैलकुलेट करना है। अब जो हमने इससे पहले जो दो केसेस देखे बस वही यूज होंगे, उसी के बेसिस पे हम ये इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब एंट्रोपी में मेनली यही चीज़ों इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रही है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट केस क्या है? आइस का क्या बन रहा है? वाटर। आइस भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद क्या हो रहा है? जो वाटर है उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। वाटर पहले था 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद क्या प्रोसेस हो रहा है? अब जो वाटर है उसकी स्टीम बन रही है। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी क्या बन रही है? स्टीम। स्टेट चेंज हो गई। अब इन तीनों केसेस को हम एनालाइज करते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट जो केस है इसमें क्या है? टेम्परेचर सेम है। इसमें क्या है? टेम्परेचर सेम है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट के केस में चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है? चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S1 कह लो इसको। डेल्टा S1 कितना होगा? ml/T होता है, राइट? ml/T। अब यहाँ पर जो लेटेंट हीट है वो क्या होगी? फ्यूजन की, ठीक है? ओके, टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन। यहाँ पर टेम्परेचर है 273 केल्विन। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मेरा जो वाटर है उसको बस हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल लिक्विड हीट हो रहा है फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। T2 क्या है? 100, जो कि बड़ा है। हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर बस क्या हो रहा है? हीट कर रहे हैं हम सिस्टम को, हीटिंग द सिस्टम। ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या आया था? इसको हम डेल्टा S2 कह देते हैं। यहाँ से देख लो। सो इट वाज mc log of T2/T1। mc log of T2/T1। अब T2 क्या है यहाँ पर? यहाँ पर भी T1 कर लो। T2 is 373 केल्विन एंड T1 is 273 केल्विन। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है? थर्ड केस में भी हमारी स्टेट चेंज हो रही है। लिक्विड से वेपर में जा रहा है, वाटर टू स्टीम। पहले टेम्परेचर सेम रहेगा बिकॉज स्टेट चेंज हो रही है। टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट है, क्या चेंज इन एंट्रोपी होगी? इसको हम लिख देते हैं डेल्टा S3। ये किसके इक्वल होगा? अगेन ml/T2। T2 क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। सो T2 इज योर 373 केल्विन। अब यहाँ पर जो L है, जो लेटेंट हीट है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। फर्स्ट केस में फ्यूजन था, दिस इज फ्यूजन एंड दिस इज वेपराइजेशन। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बस तीनों को हम ऐड कर देंगे। टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? yes, total change in entropy will be delta S1 plus delta S2 plus delta S3। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा S1 was ml fusion by T1 plus डेल्टा S2 में क्या था? mc log of T2 by T1 because टेम्परेचर चेंज हुआ था। थर्ड में क्या है? mLV by T2। LV क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर इस टाइप का कोई एग्जाम्पल, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पहले पूरा प्रोसेस देखना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इस केस में क्या था? पहले आइस सॉलिड टू लिक्विड बन रहा था, सेम टेम्परेचर पे चेंज ऑफ स्टेट था। सेकंड में क्या हुआ था?
सिंपल हम हीट कर रहे थे वाटर को, वाटर पहले 0 पे था फिर वो 100 पे आ गया। थर्ड केस में क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट अगेन, वाटर टू स्टीम, तो 100 पे ही था, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही था, बस चेंज ऑफ स्टेट था। अब हमने इन तीनों को ऐड कर दिया एंड यू विल गेट द चेंज इन एंट्रोपी, द टोटल चेंज इन एंट्रोपी। ओके, तो अब हम उस केस की बात करेंगे जब हमारे पास कोई दो रिजर्वॉयर हैं, उनमें अगर हीट एक्सचेंज हो रही हो तो एंट्रोपी कैसे चेंज होगी, या फिर अगर एक रिजर्वॉयर है और एक कोई बॉडी है उनमें हीट एक्सचेंज हो रही है तो एंट्रोपी कैसे चेंज होगी, या फिर दोनों अगर बॉडीज़ हैं दोनों में हीट एक्सचेंज हो रही है तो हमारी एंट्रोपी कैसे चेंज होगी। तो अब हम इन केसेस की बात करेंगे। सो फर्स्ट केस इज when two reservoirs are in contact, when two reservoirs are in thermal contact, उस केस में क्या होगा, तो हमारे पास क्या है, दो रेजर्वॉयर्स हैं। सो लेट्स से एक रेजर्वॉयर ये है एंड एक रेजर्वॉयर इसी के साथ है ये, एंड वन मोर थिंग, ये एडियाबेटिक वॉल लगी हुई है हमारे यहाँ पे, तो बाहर से कुछ हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, दिस इज एडियाबेटिक वॉल, नो हीट एक्सचेंज फ्रॉम आउटसाइड। ओके, यहाँ से मान लो कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्यों गई, ये हमारा है टेम्परेचर T1 पे, ये है टेम्परेचर T2 पे, हमारे केस में T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट अपने आप से कहाँ फ्लो करेगी, T1 से T2। तो मान लो कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हुई है हमारे रेजर्वॉयर 1 से रेजर्वॉयर 2 की तरफ, तो हमारा एंट्रोपी चेंज कितना होगा, तो डेल्टा S1 क्या होगा, dQ/T होता है, अमाउंट कितना है, ये टेम्परेचर T1 पे था, चेंज इन हीट कितना हुआ, कितना चेंज इन हीट हुआ है, अब हीट रिजेक्ट हुई है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुई है, Q अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुई है, तो -Q1 होगा। इस साइन का ध्यान रखना है, हीट रिजेक्ट हो रही है तो नेगेटिव, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव, अब रिजेक्ट हो रही है तो -Q1, तो डेल्टा S1 क्या आ गया, it will be -Q1 by T1 because at temperature T1 है हमारा reservoir 1। Similarly डेल्टा S2 क्या होगा, डेल्टा S2 क्या होगा, सेम dQ/T, अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या है T2, अब dQ क्या है, अब जितनी हीट रिजेक्ट की है हमारे रेजर्वॉयर 1 ने उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है किसने, रेजर्वॉयर 2 ने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q/T2, बिकॉज यहाँ पर Q1 Q2 जैसा कुछ है नहीं तो हम 1 हटा देते हैं, दिस इज जस्ट सिंपली Q, दिस इज -Q/T1 एंड दिस इज Q/T2, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल्टा S इज इक्वल्स टू रेजर्वॉयर्स में इसका डेल्टा S1, इसका डेल्टा S2 एंड डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में क्या चेंज आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा बिकॉज हमारी एडियाबेटिक वॉल है, तो जब भी टोटल चेंज निकालना हो हमें सिस्टम का भी ऐड करना होता है और सराउंडिंग का भी ऐड करना होता है, डेल्टा S सराउंडिंग, बट सराउंडिंग का 0 होगा बिकॉज एडियाबेटिक वॉल है, तो हमारा टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गया, दैट, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, डेल्टा S इज इक्वल्स टू नाउ डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, अब डेल्टा S1 क्या था, -Q/T1 प्लस Q/T2, अब अगर हम कॉमन ले लें Q/T1 हमें क्या मिल जाएगा, सो वी विल गेट T1/T2 -1। अब क्या है ये जो डेल्टा S है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, बिकॉज T1 इज ग्रेटर देन T2, तो जो डेल्टा S है दैट इज ग्रेटर देन 0 इन दिस केस, मतलब जो डेल्टा S यूनिवर्स है, ये जो हमने टोटल कैलकुलेट किया है, देखो यूनिवर्स का मीनिंग हमने पहले भी बताया था कि यूनिवर्स का क्या मीनिंग होता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, हमारे केस में सिस्टम क्या था, दो रिजर्वॉयर्स थे,
थर्मल कांटेक्ट में थे दो रेजर्वोयर्स, सराउंडिंग था, कुछ हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा था सराउंडिंग के साथ, सो जो डेल्टा एस यूनिवर्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। इसे हम यूनिवर्स UNI से डिनोट करते हैं। अब एक और चीज़ हमें क्या पता चल रही है कि जो हीट है वो हमेशा हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी ही फ्लो करती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है। ओके, अब हम एक और केस देखेंगे जहां पर एक तो रेजर्वोयर है और दूसरी एक बॉडी है। व्हेन अ बॉडी एंड अ रेजर्वोयर आर इन थर्मल कॉन्टेक्ट, उस केस में क्या होगा? ओके, इस केस में क्या होगा? अब हमारे पास क्या है, एक तो बॉडी है, बॉडी को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं चलो, एंड एक है हमारे पास रेजर्वोयर। दिस इज योर रेजर्वोयर एंड दिस इज योर बॉडी। इस केस में क्या होगा? अगेन ये एडियाबेटिक वॉल है हमारे यहाँ पर, सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होगी। इस केस में क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा, हमें क्या देखना होगा? अब देखो, एक बॉडी है और एक रेजर्वोयर है। लेट्स से कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो TB है एंड रेजर्वोयर का टेम्परेचर TR है। अब ये जो बॉडी है इसका हम स्पेसिफिक हीट मान लेते हैं C। अब इस केस में हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? DQ पता होना चाहिए। सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बॉडी किसके इक्वल होगा? DQ/T। अब देखो, हमारा जो बॉडी है ये रेजर्वोयर के थर्मल कांटेक्ट में है, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। जो टेम्परेचर होगा, मतलब जो बॉडी है वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगी, जिससे कि जो टेम्परेचर है बॉडी का वो क्या हो जाएगा? TB से TR आ जाएगा। तो इस केस में हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? mc/dt डिवाइड बाई T। अब जो टेम्परेचर है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? TB से TR, तो ln ऑफ TR/TB हो जाएगा। तो हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गया? फॉर बॉडी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ बॉडी इज mc ln TR/TB। सिमिलरली ओके, तो इस केस में वैसे कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है? अमाउंट ऑफ हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है? अब कितनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हुई है दोनों बॉडी एंड रेजर्वोयर के बीच में? दैट इज mc/dt, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? mc/TR-TB। ये अमाउंट ऑफ हीट है जो एक्सचेंज हुई है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड। अब जितनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हुई है, या फिर आप इसको कैसे कह सकते हो कि बॉडी ने तो हीट एब्जॉर्ब की है एंड रेजर्वोयर ने एक तरह से रिजेक्ट की है, तो रेजर्वोयर का जो चेंज इन एंट्रोपी है वो कितना हो जाएगा? ΔSR इज इक्वल्स टू DQ/T। TR रेजर्वोयर टेम्परेचर TR पे है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? Q/TR, बिकॉज इसने रिजेक्ट किया तो -Q/TR। नाउ दिस इज इक्वल्स टू mc/TB-TR। हमने बस Q की वैल्यू प्लग की है यहाँ पर ΔSR में। अब टोटल चेंज इन यूनिवर्स, टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा वो देखते हैं। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? mc/TB/TR-1। अब ये देखो, इसकी जो एंट्रोपी है वो लेस देन 0 होगी। क्यों? जो TB है, जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, वो कम है टेम्परेचर ऑफ रेजर्वोयर से। तो क्या होगा? ये जो चेंज इन एंट्रोपी है, रेजर्वोयर की एंट्रोपी लेस देन 0 है, एंड उसकी जो बॉडी की जो एंट्रोपी थी वो क्या थी? वो ग्रेटर देन 0 थी। यस, सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या आ जाएगा? ΔS रेजर्वोयर प्लस ΔS बॉडी प्लस ΔS सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का 0 होगा बिकॉज हमने एडियाबेटिक वॉल लगाई है। अब हम क्या कर देंगे? बस इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, जो बॉडी का आया है प्लस जो रेजर्वोयर का है। तो रेजर्वोयर का तो हमें यहीं पर लिखा हुआ है MC, सो लॉग नॉट लॉग MC
TB बाई TR -1 प्लस डेल्टा SB क्या था हमारा, सो डेल्टा SB वॉज MC log ऑफ TR बाई TB, MC log ऑफ TR बाई TB। ये है हमारा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जब एक बॉडी और एक रेजर्वोयर थर्मल कांटेक्ट में हो। अब हम इसका दूसरा केस देखेंगे जब दो बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में हो। सो व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल कांटेक्ट, अब जब दो बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में होंगी तो वो क्या होंगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगी। तो अब हम उस केस की बात करते हैं। तो हमारे पास कोई एक बॉडी है, नाउ दिस इज इन थर्मल कांटेक्ट विद अनदर बॉडी एंड ये यहाँ पर हमारे पास अगेन एडियाबैटिक वॉल है, दिस इज एडियाबैटिक वॉल। बॉडी 1 का टेम्परेचर मान लेते हैं लेट्स से T1 एंड बॉडी 2 का टेम्परेचर मान लेते हैं T2। सो ये अगर मास m1 है, ये m2 का है, ये टेम्परेचर T1 पे है, ये T2 पे है, इसकी स्पेसिफिक हीट मान लेते हैं C1, इसकी मान लेते हैं C2। अब इस केस में मेरे जो एंट्रोपी में जो चेंज आएगा यूनिवर्स की वो क्या होगा। अब देखो चेंज इन एंट्रोपी होता क्या है। सो चेंज इन एंट्रोपी हमारा क्या होता है, इट इज़ जस्ट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू dQ बाय T। अब जब दो बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में होंगी, अगर बॉडी 1 का टेम्परेचर T1 है और इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी जब दोनों बॉडीज, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का है उसे हम TF से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो टेम्परेचर T1 से TF की ओर जा रहा है। सिमिलरली बॉडी 2 के केस में कि टेम्परेचर T2 से TF पे जाएगा। बट अब ये जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, जो फाइनल टेम्परेचर है हमारे सिस्टम का, वो क्या होगा, हम वो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो देखो जितनी अमाउंट ऑफ हीट बॉडी 1 या बॉडी 2 गेन कर रहे हैं उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगी। ये हमारा कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कहता है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी गेन कर रही है उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट का लॉस होगा दूसरी बॉडी का। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, दैट डेल्टा क्यू, अब अमाउंट ऑफ हीट DQ, डेल्टा क्यू ऑफ बॉडी 1 प्लस डेल्टा क्यू ऑफ बॉडी 2 इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा क्यू ऑफ बॉडी 1 प्लस डेल्टा क्यू ऑफ बॉडी 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चेंज इन हीट क्या होता है, MC dt, M1 C1 dt। चेंज इन टेम्परेचर कैसे आ रहा है, अब T1 से TF पे जा रहे हैं हम, T1 से TF पे। सिमिलरली M2 C2, वेट, बिकॉज फाइनल टेम्परेचर हमारा TF है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, TF माइनस T1, TF माइनस T1, T1। सिमिलरली M2 C2, यहाँ पर भी TF माइनस T2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने बस बेसिक प्रिंसिपल यूज़ किया है। अब यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, TF की, वो कैसे, सो M1 C1 इंटू TF माइनस T1 प्लस M2 C2 इंटू TF माइनस T2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, M1 C1 TF माइनस M1 C1 T1 प्लस M2 C2 TF माइनस M2 C2 T2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, TF को कॉमन ले लेंगे, M1 C1 प्लस M2 C2 TF कॉमन एंड दिस इज इक्वल टू M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2। ओके, तो अब TF की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 डिवाइड बाय M1 C1 प्लस M2 C2। तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अगर हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं तो जो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करेगा जो सिस्टम है वो इतना होगा। अब सिंपल हमें क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। बॉडी 1 का क्या होगा, dQ बाई टी, एंड ये कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, T1 से TF। तो ये क्या हो जाएगा, M1 C1
log ऑफ TF बाय T1, जहाँ पर TF क्या है ये। सिमिलरली डेल्टा S2 क्या हो जाएगा, डेल्टा S2 विल बी M2C2 log ऑफ TF बाय T2, जहाँ पर हमें TF की वैल्यू पता है। अब अगर T1 और T2 सेम होता तो मेरे TF की वैल्यू क्या होती, when T1 is equals to T2 तो TF की वैल्यू क्या होती, सो M1C1T कह लो प्लस M2C2T डिवाइड बाय क्या था, M1C1 प्लस M2C2, यस M1C1 प्लस M2T2। तो यहाँ से TF किसके इक्वल आ जाएगा, T के इक्वल। जब हम T को कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जो कि कॉमन सेंस भी है। अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होगा तो ऑफ कोर्स वही जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो भी वही होगा। अब एक और केस देखते हैं, जब ये तो था एक केस जो कि कॉमन जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हेन टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, टू बॉडीज आर आइडेंटिकल मतलब सेम मास की बात कर रहे हैं और उनकी स्पेसिफिक हीट भी सेम है, मतलब M1 इज इक्वल्स टू M2 एंड C1 इज इक्वल्स टू C2। उस केस में क्या होगा, हमारा TF वो देख लेते हैं। सो दैट विल बी MC_T1 प्लस MC_T2 डिवाइड बाय MC, 2MC हो जाएगा तो MC कैंसल्स, सो हमारे पास क्या आ गया T1 प्लस T2 बाय 2। ये है हमारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जब हमारी दोनों बॉडीज आइडेंटिकल होंगी, मतलब सिमिलर सेम मास की होंगी एंड उनकी अगर स्पेसिफिक हीट भी सेम होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा 1/2 इंटू T1 प्लस T2। अब टोटल चेंज इन एंट्रोपी देखना था हमें यूनिवर्स की, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली बस हमें उन दोनों को ऐड करना है। तो डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S सराउंडिंग, जो कि सराउंडिंग का 0 है। तो बस इन दोनों को ऐड कर दो, इसको एंड इसको, एंड यू विल गेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। ऑलराइट, अब हम देखते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। जैसे हमने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया था, और जब हमने वो ग्राफ प्लॉट किया था हम क्या कहते हैं कि वो वर्क के बारे में बताता है। PV ग्राफ जो है वो किसके बारे में बताता है, वर्क के बारे में। कैसे, बिकॉज PW इज इक्वल्स टू PdV होता है। सो ये जो ग्राफ है वो हमें वर्क के बारे में बताता है। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर और एंट्रोपी की बात करें, टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ किसके बारे में बताएगा, किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ। तो हमें क्या पता है दैट डेल्टा S और यू कैन से DS इज इक्वल्स टू DQ बाई T, ये होता है, मतलब DQ इज इक्वल्स टू TdS। जो टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है, सो वर्क एंड हीट। तो जैसे हमने कार्नोट साइकिल में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देखा था, सिमिलरली हम टेम्परेचर और एंट्रोपी का भी ग्राफ देखेंगे। सो हमारे पास क्या होती है कार्नोट साइकिल, सो यहाँ पर हमारा प्रेशर होता है, यहाँ वॉल्यूम होता है, एंड क्या प्रोसेस होता है, A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन B to C एडियाबेटिक एक्सपेंशन, दिस इज आइसो एक्सपेंशन। उसके बाद वापस क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं फाइनल स्टेट पे जाने के लिए, फिर उसको हम एडियाबेटिक कंप्रेशन कराते हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एंड यहाँ पर है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, अब अगर हमें इसी सिस्टम को टेम्परेचर एंट्रोपी का ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या होगा, यहाँ पर है एंट्रोपी, यहाँ पर है टेम्परेचर। अब एक एक प्रोसेस उठाओ एंड उसको प्लॉट करो। फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमने देखा था आइसोथर्मल के केस में हमारा जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या आया था, NR log ऑफ V2 बाई V1। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है कुछ T1, लेट्स से पहले ये T1 पे था, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोसेस।
उसके बाद क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक में क्या होता है, चेंज इन हीट क्या होती है, ज़ीरो होती है, मतलब एंट्रोपी ज़ीरो थी, मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी था वो ज़ीरो था। जस्ट माइंड दिस, चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो था, मतलब एंट्रोपी रहेगी कांस्टेंट, एंड इसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल अगेन आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अभी तो हम टेम्परेचर एंट्रोपी की टर्म्स में बात करें, तो अब हम आ गए हैं टेम्परेचर T2 पे। उसके बाद क्या है, अगेन एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। सो ये रहेगा हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व, किसके केस में, कार्नोट साइकिल के केस में, जहाँ पर जो फर्स्ट था वो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर था एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर था आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड फिर था एडियाबेटिक कंप्रेशन। ओके, अब हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, देखते हैं क्या एफिशिएंसी चेंज होगी क्या अगर जब हम टेम्परेचर एंट्रोपी की बात करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है, W/Q1, या फिर आप कह सकते हो Q1 माइनस Q2/Q1। अब ये Q1 है क्या, टेम्परेचर और एंट्रोपी के केस में देखो DS क्या होता है, dQ/T, या फिर आप कह सकते हो दैट dQ इज इक्वल्स टू TdS, ठीक है। अब Q1 माइनस Q2 एक तरह से dQ ही है, dQ इज इक्वल्स टू dW, हमने देखा भी था ये। तो dQ को हम कैसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर T1 Q1 की अगर हम बात करें, सो dQ पे हम बाद में आएंगे, पहले हम Q1 देखते हैं क्या होगा, T1 इंटू S2 माइनस S1। तो यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S2 है। सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा, T2 इंटू S2 माइनस S1, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दैट ईटा इज इक्वल्स टू, इट वाज Q1 माइनस Q2 राइट, डिवाइड बाय Q1। अब Q1 क्या था, T1 इंटू S2 माइनस S1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1 डिवाइड बाय Q1 इज T1 इंटू S2 माइनस S1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ईटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस T2 बाय T1। मतलब जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, यहाँ से भी सेम ही रिजल्ट आया है। ऑलराइट, अब इसका क्या मतलब है कि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो लेट्स से ये आपके पास कोई भी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, दिस इज़ योर टेम्परेचर, दिस इज़ एंट्रोपी, एंड आपके पास एक साइकिल है ये, जो कि यहाँ पर है टेम्परेचर T1 पे, ये है टेम्परेचर T2 पे, ठीक है। अब एक साइकिल है आपके पास ये, अगेन दिस इज T एंड दिस इज S, एंड आपके पास साइकिल है समथिंग लाइक दिस। क्या इन दोनों केसेस में किस साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, इस केस में तो देखो टेम्परेचर T1 तो सेम है, टेम्परेचर T2 है वो डिफरेंट है, तो इन दोनों के केस में तो एंट्रोपी जो है वो डिफरेंट होगी, मतलब एफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई साइकिल हो इस तरह की, किस तरह की, सो इफ़ यू हैव टेम्परेचर T1 सेम, टेम्परेचर T2 सेम, बट लाइक दिस, इस केस में एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, बिकॉज टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2 आर सेम, मतलब सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंट्रोपीज। S1 और S2 की वैल्यू पे हमारी एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती। और अगर हम वर्क की बात करें तो W क्या था, Q1 माइनस Q2 राइट। अब Q1 क्या है, Q1 क्या था हमारे पास, T1 इंटू S2 माइनस S1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1। अब वर्क क्या आया है हमारा, T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1। और ये क्या है, एरिया ऑफ दिस कर्व नहीं है। तो जब हम यहाँ से यहाँ पर गए या फिर यहाँ से यहाँ पर, जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ था, यस, यहाँ पर हमने Q1 हीट प्रोवाइड की थी एंड यहाँ पर Q2 हीट रिजेक्ट हुई थी। इसका एरिया
ABCD, यहाँ पर है S1 S2 एंड यहाँ पर है T1 T2। तो ABCD का एरिया है हमारा वर्क, W इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD। ओके, अब हम बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन के केस में हमारी एंट्रोपी कैसे चेंज होती है। तो इससे पहले हमने देखा था, मतलब जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे थे तब हमने फ्री एक्सपेंशन देखा था कि फ्री एक्सपेंशन के केस में जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई किया था कि dq क्या होता है, du क्या होता है, dw क्या होता है। तो अब चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी फ्री एक्सपेंशन के केस में। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर कोई आइडियल गैस होती है एंड यहाँ पर वैक्यूम होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर है प्रेशर P1, यहाँ पर है प्रेशर 0 बिकॉज वैक्यूम है, प्रेशर 0 है। अब इस केस में पहले हमने क्या देखा था कि देखो हमारे पास तीन चीज़ों का पता होना चाहिए, du पता होना चाहिए, dw एंड dq। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या आता है, क्या कहता है, दैट dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। अब dw तो 0 है बिकॉज प्रेशर एग्जर्ट हो ही नहीं रहा है, नो प्रेशर इज बीइंग एग्जर्टेड, dw इज 0। अब dq क्या है, बिकॉज हमारा एडियाबेटिक है, यहाँ पर एडियाबेटिक वॉल है, दिस इज एडियाबेटिक वॉल। अब एडियाबेटिक वॉल है तो dq क्या है, 0, मतलब du क्या हो गया, 0। ये तो था पहले जब हमारा गैस, ठीक है, उस पॉइंट पे था। लेकिन बाद में क्या होता है कि हमारी गैस तो अच्छे से स्प्रेड हो जाती है पूरे कंटेनर में, ये है हमारा फाइनल स्टेट, ये है हमारी फाइनल स्टेट। अब फाइनल स्टेट के केस में क्या हुआ है, कुछ प्रेशर होगा, P होगा, P 0 नहीं होगा। अब तो हमें dq क्या होगा, du प्लस dw, नाउ दिस इज इक्वल्स टू du प्लस pdv, ठीक है। अब चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, नाउ ds इज इक्वल्स टू dq बाई t, राइट। अब dq क्या है हमारे पास, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया dq की वैल्यू, dq इज du प्लस pdv, du प्लस pdv, ओके, डिवाइड बाय t। अब हमें बिकॉज डेल्टा s निकालना है, इसका बस हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखो जो du है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो हमारा du होता है वो 0 होता है, बिकॉज du इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन dt, चेंज इन टेम्परेचर। अब आइसोथर्मल है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, तो du भी 0 होगा। अब मेरा चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, सो अगर du 0 है, p बाई टी dv, ओके। अब p बाई टी को हम कैसे लिख सकते हैं, सो pv इक्वल्स nRT, pv इक्वल्स nRT, सो p बाई टी क्या हो जाएगा, nr बाई v, nr dv बाई v। अब v1 वॉल्यूम से v2 तक जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ से क्या आ गया, nr log ऑफ v2 बाई v1। अब v2 क्या है, बड़ा है, v2 इज ग्रेटर देन v1, तो मेरा जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो जूल एक्सपेंशन या फिर फ्री एक्सपेंशन के केस में जो मेरा चेंज इन एंट्रोपी होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें, पूरे यूनिवर्स में क्या होता है कि सिस्टम भी इंक्लूड होता है, सराउंडिंग भी होता है। अब बिकॉज एडियाबेटिक वॉल है तो सराउंडिंग में तो हीट चेंज नहीं होगा, सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो 0 होगी एंड सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो ही रही है, सिस्टम की एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0, सो टोटल यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन 0 ही आएगी, जो कि होना भी चाहिए। सो दिस वाज अबाउट एंट्रोपी एंड इसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, हम वो प्रैक्टिस सेशन में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। सो